हेलो फ्रेंड्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने आउटसोर्सिंग पे बात की थी। उसमें हमने आउटसोर्सिंग के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की थी। उसमें हमने बेनिफिट समझा था, आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन समझी थी और भी काफ़ी सारे पॉइंट समझे थे आउटसोर्सिंग को लेकर। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग समझा था, फिर वेंडर को कैसे सेलेक्ट करें वो भी समझा था। लेकिन आउटसोर्सिंग से सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं होते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होते हैं आउटसोर्सिंग से। आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं और डिटेल्ड में बात करेंगे, और प्रॉब्लम के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में क्या सॉल्यूशन है, जिससे कि वो प्रॉब्लम से हम ओवरकम करके अपने प्रोडक्ट क्वालिटी अफेक्ट ना हो, हम मार्केट में compete कर पाएँ, और जो हमारा वेंडर है जिससे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा आउटसोर्स हो रहा है, वो भी हमको सक्सेसफुली मटेरियल दे पाए, सप्लाई कर पाए, कंटिन्यूस लेवल पर सप्लाई कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज की वीडियो में आउटसोर्सिंग इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस को समझने वाले हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिनके यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है या फिर सबसे फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ कंट्रोल। आउटसोर्सिंग कंपनी पर लॉस ऑफ कंट्रोल होना ये आउटसोर्सिंग का एक कॉमन प्रॉब्लम है। जिस भी कंपनी से हम आउटसोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना रहना या फिर कंट्रोल होने के बाद फिर उसको लॉस कर देना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम अपने प्रोडक्ट को अपने प्रेमिसेस या में मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन जिस भी टाइम हम थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करते हैं तो उस टाइम हमारा कंट्रोल पूरा के पूरा लॉस हो जाता है। चाहे वो उनका प्रोसेस हो, चाहे मैन पावर मैनेजमेंट हो, या उनके इंटरनल डिसीजंस हो, हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाता है, और वो कंट्रोल होता भी नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उनको उतने कॉस्ट में उतने टाइम पीरियड में हमको प्रोडक्ट देना होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं, हमारा उन पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। फ्रिक्वेंट और रेगुलर कम्युनिकेशन से कंट्रोल लॉस को पॉसिबल हो पाता है। मतलब जो हमने कंट्रोल लॉस कर दिया है वो हमारे फ्रिक्वेंट और रेगुलर कम्युनिकेशन से हम उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से हम अपने लेटेस्ट रिवीजन या अपनी रिक्वायरमेंट को उनको अपडेट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रहे हैं वो भी हमको पता नहीं चल पाती हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल लॉस होने का एक मेजर एग्जाम्पल रीज़न है। कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट वे है रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होना। इसके लिए हम ऐसे आउटसोर्स पार्टनर को सर्च कर सकते हैं कि जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, उनका एक्शन प्लान और जो रिसेंट प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं या जो कस्टमर को सर्व किया है उनको ट्रेस कर सकते हैं, कस्टमर से उनका फीडबैक ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमली मीटिंग और शेड्यूलिंग रिगार्डिंग प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस है हमारे प्रोडक्ट की, कहाँ तक प्रोग्रेस किया गया है प्रोडक्ट में, केपीआईज ट्रैक कर सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे जो अदर मैट्रिक्स हैं उनको स्टडी भी कर सकते हैं, उनको चेक भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके उनके प्रोसेस पे अगर कंट्रोल कर भी सकते हैं, और अगर कंट्रोल ना भी रहता है तब भी हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के बता सकते हैं कि ये हमको क्वालिटी प्रोडक्ट ही सप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है कम्युनिकेशन बैरियर। किसी भी सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, प्रॉपर और रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने से प्रोडक्ट क्वालिटी अफेक्ट होती है और ट्रस्ट भी लूज होता है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर तक भी लॉस कर देते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन गैप के फिल करने के लिए हम डेली या वीकली एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, जिस टाइम पर कम्युनिकेट करेंगे विथ प्रॉपर मैनेजमेंट टूल्स और प्रोडक्ट प्रोग्रेस। और अगर ड्राइंग में या प्रोडक्ट में कोई चेंज है तो हम उन्हें बता सकते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं और उनसे उनके फीडबैक ले सकते हैं। हम उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने से। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है जो कि है हिडन एंड अनफोर्सीन कॉस्ट। मीन्स कोई भी एक कॉस्ट जो कि दिखाई ना गई हो, अनफोर्सिन हो, जो कि पहले हमको ना पता हो, पेरेंट कंपनी को ना पता हो, ऐसी कॉस्ट। पेरेंट कंपनीज आउटसोर्सिंग बहुत से रीज़न से करती हैं, जिसमें कि एक बड़ा रीज़न होता है कॉस्ट को सेव करना, कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करना, और अपने स्पेस यूटिलाइजेशन, और भी कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न होता है वो कॉस्ट को सेव करना। अब जब हम अपनी रिक्वायरमेंट अपने वेंडर को या जिस कंपनी से हम आउटसोर्स करने वाले हैं उसको बताते हैं, तो वो हमको एक कोटेशन शेयर करता है। वो कोटेशन शेयर करता है, फिर हम अपने जो इन हाउस में कॉस्ट लग रही है उससे कंपेयर करते हैं ना।
लेकिन यहाँ पे नोटेबल ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम आउटसोर्स करने वाले हैं उसके लिए वो कुछ ना कुछ टूल्स भी डेवलप करेंगे, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, या तो डेवलप करेंगे या परचेस करेंगे। फिर जिग भी डेवलप करेंगे, बाय चांस डेवलप करना हुआ, अगर किसी आईटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग से है तो वो जिग और फिक्सचर को डेवलप करेंगे। इसके साथ ही वो अपना टूल और डाई को या तो परचेस करेंगे या फिर खुद डेवलप करेंगे। तो वो इसकी कॉस्ट किससे लेने वाले हैं, या तो वो खुद से बेयर करने वाले हैं या फिर वो बिलिंग हमको करने वाले हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम पे हमको बिलिंग करना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अपने कस्टमर, अपने वेंडर कंपनी से या फिर अपने आउटसोर्सिंग कंपनी से क्लियर करना। इसके लिए सॉल्यूशन हम ऐसा कर सकते हैं, हिडन कॉस्ट एक्सपोज करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियरली वेंडर को पहले ही समझा देना है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो कोटेशन शेयर करे। सेकेंडली, हम किसी ऐसे वेंडर को अप्रोच कर सकते हैं जिसके पास पहले से ही हमारे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हो। जैसे कि हम एक CMM मशीन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मेजरिंग मशीन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि कई बार जो हाईली प्रिसाइज जॉब चाहिए होता है तो उस टाइम CMM पर उसकी एक्यूरेसी और उसके डायमेंशंस चेक किए जाते हैं। तो हम किसी ऐसी कंपनी को सर्च कर सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी CMM मशीन हो। अगर उस किसी ऐसे वेंडर को सर्च करेंगे जिसके पास नहीं हो, तो वो या तो परचेस करेगा या फिर वो भी कहीं और दूसरी जगह से चेक करवाएगा, तो उसकी एडिशनल कॉस्ट वो लगाएगा। इससे अच्छा है कि किसी ऐसे वेंडर को सर्च किया जाए, आउटसोर्सिंग कंपनी जिसके पास CMM मशीन हो, तो वो इन हाउस चेक भी हो जाएगी, लीड टाइम भी नहीं बढ़ेगा, है ना, और बिलिंग का एडिशनल बर्डन भी हम पे नहीं होगा। तो इस तरह से ये हिडन कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं या फिर एक्सपोज किया जा सकता है। इसके बाद आता है फाइंडिंग ए ट्रस्ट वर्थी वेंडर। मीन्स ऐसे वेंडर को सर्च करना जो कि ट्रस्ट वर्थी हो, जिन पे हम ट्रस्ट करके अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर सकें, जिनको कि हम आगे जाके सब असेंबलीज या मेन असेंबलीज में यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास वेंडर ऐसा होना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट हो, जो कि अपने प्रोडक्ट में कंसिस्टेंस हो, क्वालिटी में कंसिस्टेंट हो, कमिटमेंट हो, जो भी वो कमिट कर रहा है, जो भी डेट फिक्स कर रहा है कि सर मैं इस डेट को आपको डिलीवरी दूंगा, इतनी इतनी क्वांटिटी में दूंगा, उतनी डेट को दे, कमिटेड हो, कम्पिटेंसी हो, है ना। इसके साथ इंटेग्रिटी हो, सिंसियरली काम करे और रिलायबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट रिलायबल, ट्रस्टवर्दी हो, है ना। तो हमें ऐसा ही वेंडर सर्च करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेंडर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट है, कस्टमर के रिकॉर्ड है, उनको चेक किया जा सकता है। इसके बाद मार्केट से हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का ये वेंडर है, इसके पास कौन कौन सी मशीन्स हैं, वो सारी चीज़ें हम मार्केट से या फिर ऑन डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो काफ़ी फेस होता है, वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। आउटसोर्सिंग में डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर कंसर्न होता है। मीन्स डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी उसका मेजर कंसर्न होता है। हम जिस भी कंपनी से आउटसोर्स करते हैं उन्हें या तो पार्शियल या फिर फुल डिटेल शेयर करना ही होता है, और ये ज़रूरी भी होता है, तभी वो हमारी रिक्वायरमेंट को समझ पाते हैं। डाटा जैसे कि ड्राइंग्स हुआ, कस्टमर की डिटेल्स हुई, या फिर प्रोसेस है हुई, हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, करते हैं, ये उनको बताना। इसके बाद है मेथड बताना, किस मेथड से हम वर्किंग करते हैं, किस मेथड से पार्ट डेवलप करते हैं, ये शेयर करना होता है हमें। वहीं वेंडर चूज़ करते टाइम ये भी ट्रैक रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा होता है कि भाई जिस भी वेंडर को हम सर्च कर रहे हैं या यूज़ करने वाले हैं अपने आउटसोर्सिंग के लिए, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है या नहीं करता, और मार्केट में उसका कितना रेपुटेशन है। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए हम जिस भी वेंडर से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट किया जा सकता है जिस पे हेमी पेनल्टी और लाइफ टाइम बैन और उसका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का क्लॉज भी हो सकता है। इससे क्या होगा, वो कभी भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंस। आउटसोर्सिंग में ये प्रॉब्लम मेनली तब रेज होता है जब कोई एक डायरेक्शन से एग्जैक्टली 180 डिग्री के डायरेक्शन पे आउटसोर्सिंग करे। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो कोई नॉर्थ साइडेड पर्सन या कंपनी सदर्न साइड में बिजनेस करे या आउटसोर्सिंग करे, या फिर सदर्न साइड की कंपनी कोई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो 7 सिस्टर्स हैं, इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग करे, तो वहाँ पे लैंग्वेज का और कल्चरल का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये इंटरनेशनली भी हो सकता है ना लैंग्वेज, क्योंकि जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई बिजनेस रिलेशन हो रहा है, अगर इंडियन कंपनी और चाइनीज़ कंपनी, तो वहाँ भी लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट कर देता है।
लैंग्वेज डिफरेंस से लैक ऑफ कम्युनिकेशन रेस होता है, जिससे कि रिक्वायर्ड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है, मीन्स क्वालिटी डिफर हो जाती है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसको कि हम इंग्लिश कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एग्रीमेंट में ही रहेगा, भाई हम जब भी कम्युनिकेशन करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज़ के लिए इजी गोइंग रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एक नॉन लैंग्वेज होती है, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस में प्रोफेशनली यूज़ की जाती है, तो हम इस लैंग्वेज का यूज़ करके ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है लैक ऑफ आउटसोर्सिंग एक्सपीरियंस। हम जिस भी कंपनी को आउटसोर्स करने वाले हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना एक्सपीरियंस है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना एक्सपीरियंस होल्ड करती है, या फिर जो उनका मैन पावर है, वो जो उनका मैनेजमेंट है, वो कितना एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए, या फिर जो हमारा एंड कस्टमर है उसके लिए कितने वो हैबिचुअल हैं, ये हमको नोन होना चाहिए, तभी हम उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, टीम का जो भी उनकी मैनेजमेंट की टीम है उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस है उनको, कितना नॉलेज है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका पीछे का जो भी उनका बैकग्राउंड रहा है, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड जो भी रहा है, हमको वो देख सकते हैं। उन्होंने कितने कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए और इम्प्रूवमेंट का क्या अफेक्ट हुआ। तो इस तरह से हम एक्सपीरियंस टीम को, अगर एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स करने को देंगे, तो उससे अफेक्ट ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफ़र नहीं होगी, जो हमारे कस्टमर की डिमांड है एज इट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी में हम दे सकते हैं, और साथ में कॉस्ट एफिशिएंट भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद हमारा आता है सेलेक्टिंग द राइट आउटसोर्सिंग अप्रोच। आउटसोर्सिंग में डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए राइट अप्रोच होना ज़रूरी है, जो कि हमारे आउटसोर्स प्रोडक्ट नेचर, क्वांटिटी, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मीन्स हमारा जो आउटसोर्स प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, मीन्स वो किस नेचर का है, इसके बाद है उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में है, क्वालिटी किस टाइप की चाहिए हमको, हाइजली प्रिसाइज चाहिए या फिर एक टॉलरेंस दिया हुआ है इसमें, इस टाइप का, ये इन सब पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम मटेरियल मॉडल और फिक्स्ड प्राइस मॉडल पर वर्क करते हैं, ये उनकी अप्रोच रहते हैं आउटसोर्सिंग के अप्रोच। अब इनमें से हमारा मटेरियल किस मॉडल में बिलोंग कर रहा है ये हमको देखना है, और उसी मॉडल के अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि है टाइम जोन डिफरेंस। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे अगर टाइम जोन का डिफरेंस का इशू तब आता है जब हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया की कोई कंपनी चाइना या फिर जापान या फिर यूके, ब्रिटेन, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, किसी भी अलग कंट्री से बात करी, तो हम सबका टाइम जोन डिफरेंस अलग अलग होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें, है ना। अब जैसे कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे कम्युनिकेट करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कोई फिक्स टाइम रखा जा सकता है ना। जैसे अगर वहाँ का रखें या फिर यहाँ का, दोनों में से कोई भी एक टाइम रखा जा सकता है, जिसमें हम डेली एक दूसरे से बात करेंगे, वाया कॉल या फिर वाया मेल या फिर वाया चैट, जिस भी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, या फिर वाया जूम कॉल कर सकते हैं। उसमें हम अपने अपने प्रोडक्ट का अपडेट रखेंगे कि सर आज ये अपडेट हुआ प्रोडक्ट में, ओके। और अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी हो तो हम उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो टाइम जोन डिफरेंस के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम एक शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं, या फिर टाइम फ्रीज कर देते हैं कि सर इस टाइम को हम दोनों ही कंपनीज़ के, दोनों ही पार्टीज़ के मेंबर्स इस टाइम पे हम जूम मीटिंग या फिर किसी भी तरह से मीटिंग शेड्यूल करें, जिससे कि हम अपने अपने अपडेट शेयर कर सकें, व्यूज़ शेयर किया जा सके। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेक्टेशन एंड गोल मिसमैच। एक्सपेक्टेशंस, हम अपने वेंडर से या आउटसोर्स कंपनी से हमेशा एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट दे, कॉस्ट एफिशिएंट दे, टाइमली डिलीवरी दे, और हमें किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं हो, है ना। ये बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज आने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफ़र हो जाती है, जहाँ पे कि हमारे गोल्स मिसमैच हो जाते हैं। इसके लिए हम बस एक ही चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जिससे हम आउटसोर्स कंपनी से हम कर रहे हैं, उससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, टीम एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, है ना। इसके साथ साथ हमारी जो मीटिंग्स हैं वो डेली या वीकली या फिर 3 या 4 दिन के बाद हमारी शेड्यूल होती रहे। हम अब एक दूसरे से डाटा को शेयर करते रहें, अब उनके फीडबैक लेते रहें, हम अपनी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करते रहें,
हाँ, इसके बाद अपने कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एसओपीस हैं, वो उनको शेयर करते रहें। इससे क्या होगा कि जो हमारे गोल्स हैं वो मिसमैच नहीं होंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफ़र नहीं होगी और हम सक्सेसफुली आउटसोर्स कर पाएंगे, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी हमने वेंडर बनाया है वो सक्सेसफुली हमको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है जो आउटसोर्सिंग के साथ जो जो इश्यूज़ आते हैं उनके सॉल्यूशंस और इश्यूज़ को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और उन सॉल्यूशंस को आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो को आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।